एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज पढ़ेंगे हम लोग 11th क्लास का फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 10th चैप्टर है, इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब समझो, इलेक्ट्रो मींस होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और स्टैटिक्स मतलब होता है स्थिर, रेस्ट पे। जब कोई भी चार्ज अगर रेस्ट पे होगा तो उसका क्या इफेक्ट है, या यह पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ये आपका 11th का फिजिक्स है, 11th का फिजिक्स। ये हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे आज, पार्ट 1। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो, मैं इंट्रोडक्शन पॉइंट से एकदम बता देता हूँ सब। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किससे डील करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज जो है रेस्ट पे रहेगा तब, इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। रेस्ट मतलब वो मूव नहीं कर रहा है, उसका वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। जैसे हम लोग बचपन में करते थे ना, ये मान लो पेन है, फिर बाल पे ऐसे रब करते थे, तो उससे मान लीजिए ऐसा कोई उसका उठा सकते हैं ना, हाँ। पेपर को, तो वो चार्ज होने के कारण क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है कोई भी पार्टिकल्स को। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स बिटवीन देम एंड द इफेक्ट प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन में लिख देता हूं। ठीक है, तो लिख लो, इट मींस क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इट डील्स विद स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, एंड फोर्सेस बिटवीन देम। तो ऐसे समझो, दो चार्ज है यहाँ पे, मान लीजिए Q1 है, एक Q2 है, इनका बीच का डिस्टेंस मान लीजिए R है, तो एक फोर्स लेगा, तो एक क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। ठीक है, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये पॉइंट A पे है, ये पॉइंट B पे है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे लिख लो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? R। तो अगर मैं 1 और 2 को कंबाइन कर दूं तो F इक्वल टू क्या मिलेगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट है। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं, फोर्सेस बिटवीन देम एंड इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये सब मैं 1 बाय 1 बताऊंगा। ठीक है, तो देखो, ये तो फोर्स के बारे में बता दिया, देखो यहाँ पे लिखा था फोर्सेस के बारे में। फिर आता है उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E इक्वल टू F बाई Q होता है, ये मैं आगे प्रूफ करूंगा। फोर्स को चार्ज से डिवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, FIELD। ठीक है, बहुत सिंपल है। ये चार्ज रखा है, तो इसका इन्फ्लुएंस कहां तक है? फील्ड मतलब इसका इफेक्ट कहां तक होगा? A से B तक। तो एक ऐसे मान लीजिए सर्कल एक ड्रॉ हो जाएगा, हाँ। तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, हाँ। इसके बाहर अगर कोई मैं ऑब्जेक्ट लेके आऊंगा, चार्ज ऑब्जेक्ट, चाहे कोई मेटल, तो वो फील नहीं करे, इसका बाहर रहेगा। तो इसके अंदर रहेगा तो वो रिपल्सन या अट्रैक्शन करेगा। हाँ। समझ में आया ना? मान लो ये एल्युमिनियम का वायर है, यहाँ पे 2 चार्ज रखा है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊंगा तो कुछ मुझे फील नहीं होगा, ऐसे फ्री जैसे अभी है वैसे। इसके अंदर लाऊंगा, तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज, और ये भी पॉजिटिव है, तो रिपेल करेगा, तो इसके तरफ आप पुश करोगे ना, तो ये बाहर फेंकेगा। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज है ये, तो और ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा? इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा फास्ट। ठीक है, तो फोर्स मतलब ये दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो, और उसके चारों तरफ जो फील्ड है, फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों आया? क्योंकि ये 2 चार्ज के कारण है। ठीक है, तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। फिर देखो पोटेंशियल लिखा है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, V इक्वल टू KQ होता है, चार्ज इनटू कांस्टेंट। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो, चार्ज आया तो क्या आया? फोर्स आया, फोर्स आया तो क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो पोटेंशियल आया। तो पोटेंशियल का मतलब समझो, अगर कोई चार्ज है तो इस चार्ज के कारण इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझा? इस चार्ज के मतलब
इस पॉइंट पे मुझे देखना है इसका इफेक्ट कितना है इसके ऊपर। अच्छा। तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, पहुंच यहाँ पे लिखता हूँ, मिटाता नहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बता दिया। कोई भी चार्ज है उसके कारण जो इफेक्ट आता है उसमें फर्स्ट इफेक्ट आता है, फोर्स आता है दोनों के बीच में। दो चार्ज रखा है ये बी पे, तो फोर्स आएगा। फोर्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो फॉर्मूला मिल गया F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो चार्ज के कारण फोर्स आएगा, फोर्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो पोटेंशियल आएगा। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट लिखा है यहाँ पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी वी प्ले अ मेजर रोल इन आवर डेली लाइफ, राइट, बाय इज प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्जेस। तो देखो हम लोग को पता है करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम होता है। अगर मान लो कॉपर का वायर है, इसके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं माइनस और प्लस से कनेक्ट कर दूंगा बैटरी से, V मतलब यहाँ पे बैटरी मतलब V ले लो, बैटरी ले लो। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन का साइन माइनस होता है, तो ये ऐसे फ्लो होना चालू करेगा ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट। तो करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट मतलब टाइम से डिवाइड करने का चार्ज को, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसको बोलते हैं हम लोग करंट। समझ में आया? तो आई क्या है तुम्हारा? करंट है। तो करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। ए मतलब एम्पियर। ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका खोज किया था, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग एम्पियर यूनिट देते हैं। ठीक है, तो आई का फॉर्मूला क्या है? Q बाई टी। तो Q क्या है? चार्ज। T क्या है? टाइम, बराबर है। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड, बराबर है ना। तो शॉर्ट फॉर्म में आई का यूनिट क्या लिख सकता हूं मैं? कूलम अपॉन सेकंड। ठीक है, C बाई S फॉर सेकंड, C फॉर कूलम। समझ में आया? तो करंट क्या होता है समझ में आ गया? जैसे मान लो एल्युमिनियम का वायर है, ठीक है, तो उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। ये कहां से आता है वो बताता हूं। देखो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो 2,8,3 ना। तो देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, बराबर है, और थर्ड ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये किधर भी मूव करते रहेगा ना, अपना लाइट जैसा है। अगर कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा, कोई टीचर नहीं रहेगा, तो ये रैंडम कोई इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, कैसे भी जिंदगी जिएंगे ना। अगर मैं वोल्टेज दे दूंगा तो एक डायरेक्शन मिल जाता है। तो देखो ये बॉक्स से मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक बॉक्स में ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक मूव कर रहा है ऐसे, एक मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है, एक मूव कर रहा है ऐसे, और इसको अगर मैं वोल्टेज से कनेक्ट कर दूंगा बैटरी से, तो ये सब एक डायरेक्शन में मूव करेगा। तो डायरेक्शन कैसा हो जाएगा सबका? ऐसे मूव करेगा सब, ठीक है, तीनों। तो इसके कारण करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो इसको एनर्जी बोलते हैं ना हम लोग। एनर्जी देते हैं तो कॉपर के अंदर जो वायर के अंदर जो करंट इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करने लगता है एक डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग करंट। करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, कितने टाइम के लिए चार्ज फ्लो होगा उसको करंट बोलते हैं। ठीक है, यहां तक लिख लो फिर आगे बढ़ो। ठीक है, तो चार्ज आने के कारण क्या है? करंट आ गया। नेक्स्ट देखो, चार्ज आर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, दो देयर प्रेजेंस कैन ओनली बी इफेक्ट अंडर स्पेशल सब्सटेंसेस। इसका मतलब समझा देता हूं। अपने लाइफ के चारों तरफ क्या है? चार्ज प्रेजेंट है, लेकिन उसका इफेक्ट क्या होता है? वैल्यू फील कम हो रहा है। मेरे चारों तरफ चार्ज भी घूम रहे हैं ना। देखो मैं फोन से बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रहा है, लेकिन उसको फील नहीं कर पा रहा हूं ना मैं, क्यों? उसका जो फोर्स का वैल्यू है ना वो कम होता है इसके कारण। ठीक है, उसका इफेक्ट कम होता है इसके कारण। तो उसको इफेक्ट में लाने के लिए क्या करेंगे? दो चार्ज को लाएंगे तब रिपल्सन होगा। देखो हर एक सिम का अलग अलग, जैसे मान लो मैं जियो यूज कर रहा हूँ और एक एयरटेल यूज कर रहा हूँ, तो दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है। म्यू मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये क्या होता है? अलग अलग। मान लीजिए ये म्यू1 है, ये म्यू2 है, ये जियो है तुम्हारा और ये तुम्हारा एयरटेल।
तभी ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे ना, इंटरसेक्ट करेंगे तो रिपेल हो जाएगा, तो हम लोग को नॉइज सिग्नल सुनेगा। देखो कभी कभी क्रॉस फोन लग जाता है, कोई बात कर रहा है तो सुनाई देता है ना। हाँ। तो कभी कभी वो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाता है या फ्लक्चुएट हो जाता है, तब होता है, ठीक है। तो इनका फ्रीक्वेंसी अलग, इसका अलग, तभी हम लोग को सुनाई देता है। उनका रेंज होता है, देखो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना कम दूर तक जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कम रहेगा तो लैम्डा ज्यादा होता है, ठीक है। तो देखो अपना रेट सिग्नल पे हम लोग जो यूज करते हैं, रेट सिग्नल पे रेडी के यूज करते हैं, रेट रुकने के लिए यूज करते हैं। रेट जो है वो बहुत दूर से दिखाई देता है, तो मान लो ये रेड कलर है तो दूर तक दिखाई देता है, इसका मतलब लैम्डा ज्यादा है ना। तो लैम्डा ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी उसका कम होगा। तो रेड लाइट का लैम्डा क्या होगा, ज्यादा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम। इसके कारण ज्यादा दूर तक दिखाई देता है हम लोग को, ठीक है। तो ये रीजन है, ये फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो ये कैसे है वो भी समझा देता हूँ। मान लो ये वेव बना रहा है, ऐसे जा रहा है ना, ठीक है। तो वन कंप्लीट साइकिल को हम लोग लैम्डा बोलते हैं, डिस्टेंस कवर किया उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ मतलब लैम्डा। लैम्डा उसका सिंबल है, उसको क्या पढ़ते हैं, लैम्डा, बराबर है। वेवलेंथ है, ये पॉजिटिव साइकिल है, नेगेटिव साइकिल, ठीक है। ये मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर करता है उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। यहाँ तक समझा, ठीक है ना। तो देखो नॉर्मल फॉर्मूला हम लोग को सबको पता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड गुने टाइम, पता है ना। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस को लैम्डा लिख देता हूँ, ठीक है। और स्पीड जो है ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। ये हो गया सी, ठीक है। और टाइम और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन होता है, दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये पढ़ा होगा ना तुम लोग, टाइम इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ये पढ़ा है नहीं तो देख लो। जो टाइम होता है ना वो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब 1/f होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम की जगह पे 1/μ लिखूं मैं, लिख सकते तो म्यू इक्वल टू, म्यू को इधर ले लो, लैम्डा को नीचे ले लो, तो सी बाई लैम्डा हो गया। तो देखो मैं फॉर्मूला प्रूफ कर दिया, ठीक है। कहां से प्रूफ किया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड गुना टाइम से ना। ये समझ में आया, चलो लिख लो यहाँ तक, फिर बताता हूँ, मतलब समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये ब्रॉड रॉड है, ठीक है, मतलब बहुत, मान लो 50 फीट चौड़ा है, ठीक है। विड्थ इसका 50 मीटर है। यहाँ पे आके ऐसे थोड़ा पतला हो जाता है, मान लो 20 मीटर का हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 100 कार जा रही है, ठीक है। तो फैला फैला दिखेगा, यहाँ पे आएगा तो एकदम पास में आ जाएगा सब कार। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब वही होता है, मतलब इधर जितना कार्स पास हो रहते हैं इस पॉइंट से भी सेम नंबर ऑफ कार्स पार होंगे, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये पॉइंट, यहाँ से कितने वेव्स की जा रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ पार्टिकल पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ठीक है। तो ये लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ पार्टिकल पासिंग थ्रू अ पार्टिकुलर पॉइंट, थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। ये इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और दूसरे टर्म में कैसे डिफाइन कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो इसका फॉर्मूला क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी को एफ बी लिखते हैं, याद रखना, एफ बी, स्मॉल एफ बी, म्यू बी, ठीक है, और एन बी, ये सब सिंबल किसका है, फ्रीक्वेंसी का। तो कंफ्यूज नहीं होना, 1/T। तो कहीं कहीं पे कैपिटल टी लिखता है लेकिन स्मॉल टी लिखना चाहिए, कैपिटल टी मतलब टेम्परेचर भी होता है ना, इसलिए, ठीक है। तो ये लिख लो। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हो जाएगा, ये होता है, साइंटिस्ट ने दिया था, उनके रिस्पेक्ट में लिखते हैं हम लोग हर्ट्ज, ठीक है, 1/T। तो टी का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो इसको हम लोग सेकेंड इनवर्स भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये लिख लो, फिर आगे बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब क्या होता है। देखो विंटर सीजन में क्या करते हैं, मान लो नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, इन विंटर सीजन मान लो दिल्ली, यूपी, बिहार में ज्यादा ठंड पड़ती है,
तो फिर धूप में लोग बैठते हैं ना, तो उस टाइम क्या होता है, देखो स्वेटर को जब निकालते हैं गर्म हो जाती है तो दोपहर में, तो देखो क्रैकिंग जैसा आवाज आता है, चर 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 करता है, या चार्ज हो जाता है ना, बाहर निकालते तो निकालने का मन नहीं करता है, ठीक है, तो वो होता है ड्यू टू चार्ज। व्हेन वी रिमूव अवर स्वेटर इन विंटर ऑन ड्राई डे we hear some cracking sound and the sweater appears to be stick in our body. This is because the, देखो अपना बॉडी के ऊपर जो स्वेटर पहनते हैं ऊन का, वूल का रहता है ना, तो अपना बॉडी पे वो घिस घिस के चार्ज हो जाता है, वो इसके कारण वो आवाज आता है क्रैकिंग का। दिस इज बिकॉज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड स्वेटर, ठीक है, फ्रिक्शन बिटवीन किसके बीच में होता है, बॉडी एंड स्वेटर, ठीक है, तो बॉडी के बीच में और स्वेटर के बीच में फ्रिक्शन होने के कारण क्या होता है, चार्ज हो जाता है स्वेटर, ठीक है, तो स्वेटर क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, गेट चार्ज्ड। ये पॉइंट्स तुम्हें प्रूफ करता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एग्जिस्ट करता है नेचर में, ठीक है। लाइटनिंग दैट वी सी इन द स्काई इज आल्सो ड्यू टू द फ्लो ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट डेवलप ऑन द क्लाउड ड्यू टू द फ्रिक्शन। इसका मतलब बताता हूँ, देखो जब हम लोग रेनी सीजन रहता है तो देखो लाइटनिंग होता है, थंडर्स ना, ऐसा लाइट गिरता है ना, तो क्यों होता है कि बादल ऊपर है, तो बादल आपस में जब मूव करते रहते हैं उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, तो यहाँ पे चार्ज डेवलप हो जाता है, मान लो बहुत चार्ज हो गया, मान लो 100 कूलम का हो गया, और इसके नीचे अर्थ के नीचे मान लो 1 कूलम का चार्ज है, तो डिफरेंस हो गया ना दोनों के बीच में, तो इसके कारण लाइटनिंग होता है, ठीक है। तो ये मोस्टली देखो लाइटनिंग जो होगा ना, ये वाटर, ओशन और इसके क्लाउड्स के बीच में होता है, लैंड पे बहुत कम होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो अभी इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक चार्ज नेक्स्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ये फ्रीक्वेंसी था ना, हाँ ये तो बस नॉर्मल ऐसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बता रहा था, ठीक है। तो इसका हिस्ट्री के बारे में पहले बताता हूँ। ऑपोजिट चार्ज वर नोन टू बी ग्रीक्स इन 600 BC, तो इसका खोज पहले 600 BC में, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। They realized that equal and opposite charge develop on amber and fur when rubbed each other. दो ऑब्जेक्ट्स लिया था, एक अंबर नाम का, दूसरा था फर, ये दोनों को आपस में अगर फ्रिक्शन किया तो उनके बीच में एक चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ विच इज मेड अप ऑफ, ठीक है। तो देखो पहले डाल्टन्स ने क्या बोला था कि कोई भी चीज है वो क्या किससे बना है, एटम से, ठीक है। तो बाद में डिवाइड हुआ ना कि एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है। तो कोई भी पार्टिकल है उसके अंदर, सबके अंदर चार्ज होता है, कोई भी हो, शर्ट हो, पैंट हो, बाल हो, सबके अंदर चार्ज होता है, क्योंकि सब चीज एटम से बना है, तो एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो अगर चार्ज डिफरेंस रहेगा तो वो चार्ज हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी तरफ चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दिस एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो ये तो बता दिया, इसको हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोलते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा केमिस्ट्री में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ठीक है। प्रोटॉन इज कंसीडर्ड टू बी पॉजिटिव, तो प्रोटॉन को साइन क्या ले लिया, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, न्यूट्रॉन का न्यूट्रल, मतलब कोई भी चार्ज नहीं, नो चार्ज, ठीक है। और ये नेगेटिव है, पूरा लिखना है तो पूरा लिख सकते हो, ठीक है। An electron to be negative, neutron is electrically neutral, it has no charge. Atomic nucleus is made of proton and neutron. तो इसके बारे में बताता हूँ। मान लो पहले कोई एटम है, ठीक है, तो उसके बीच में एक होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हाँ। और चारों तरफ जो मूव करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये पढ़े होंगे ना, हाँ, ठीक है। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स राउंड द न्यूक्लियस सो एज टू मेक एन एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये एटम न्यूट्रल क्यों होता है, जैसे मान लो सोडियम लिया हो तो एटॉमिक नंबर 11 है, क्यों, और इसके ऊपर देखो चार्ज 0 है, कुछ नहीं लिखा है तो 0 है ना। तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम मात्रा में होता है, तो ये पॉजिटिव मान लो 11 है, तो नेगेटिव भी क्या है 11, तो इसको ये कैंसिल कर देता है, इसलिए चार्ज क्या होता है 0।
अगर सोडियम एटम है, ठीक है, 11 एटॉमिक नंबर है उसका, तो 2,8,1 है। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2,8 और ये एक इलेक्ट्रॉन है, लूज कर दिया तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो देखो प्लस साइन आ गया, पहले तो इस पे 0 चार्ज था, तो प्लस ही साइन क्यों आया, माइनस क्यों नहीं आया? क्योंकि उसने लूज किया था। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो प्रोटॉन की जनसंख्या इसके पास 11 ही है, इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, तो जनसंख्या में ज्यादा कौन है? प्रोटॉन, इसलिए साइन क्या है? पॉजिटिव। सिमिलरली देखो क्लोरीन है 17 एटॉमिक नंबर 2,8,7, ठीक है। अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा 2,8,8, तो ये क्या बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, कितना 18 हो गया, पहले 17 था, एक ऐड कर दिया तो 18 हो गया, तो इलेक्ट्रॉन की जनसंख्या ज्यादा हो गया प्रोटॉन से, प्रोटॉन अभी भी 17 है, जिसका ज्यादा जनसंख्या तो वो साइन आता है। देखो ये इलेक्ट्रॉन गेन किया ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। सुन में, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इसको क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। समझा? नहीं ऐसे समझा तो बहुत सिंपल है। देखो 0 से अगर 1 हो गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन। अगर डिक्रीज होगा 0 से देखो -1 हो गया तो डिक्रीज हो गया ना, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। तो ऐसे भी लिख लो, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन, ठीक है। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन। समझ में आया? तो ये बहुत सिंपल तरीका है याद करने का। चलो लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट है, सुनो, 10 मोस्ट मैटर अराउंड अस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो न्यूट्रल क्यों होता है, समझ में आया ना, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होता है इसके कारण, ठीक है। तो इसके कारण एटम्स जो होता है वो न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, नो, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो देखो एक डायग्राम बनाया है, इंसुलेटेड कंडक्टर। देखो 10 पॉइंट ए में, तो इंसुलेटेड मतलब क्या होता है? फर्स्ट देखो, इंसुलेटेड कंडक्टर मतलब उसमें से क्या करंट पास नहीं होगा, ठीक है। तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस पे जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, तो ये इसको कैंसिल कर देगा और ये इसको, और ये इसको ना, वुड जैसे। तो इंसुलेटेड कंडक्टर, हाँ गुड। तो उसका एग्जांपल क्या होगा? वुड्स, प्लास्टिक, पेपर, रबर, पेपर, ठीक है। तो ये सब किसका एग्जांपल है? इंसुलेटेड कंडक्टर का। मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। इंसुलेटेड मतलब जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, तो कैंसिल कर देगा एक दूसरे को ना, तो करंट फ्लो नहीं होगा, एक एक्स्ट्रा रहेगा तभी फ्लो होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है पॉजिटिव चार्ज इज न्यूट्रलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अर्थ, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसका डायग्राम देखो 10 पॉइंट बी में दिया है, तो ऐसा दिया, देखो ये नेगेटिव नेगेटिव, इसको अर्थिंग कर दिया, अर्थिंग, गांव में अर्थिंग करते ना, लैंड में एक वायर डाल देते हैं, तो इसको पॉजिटिव चार्ज इज न्यूट्रलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अर्थ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो भी लिख देता हूँ, पॉजिटिव चार्ज इज न्यूट्रलाइज्ड बाय, मतलब अर्थिंग से उसको न्यूट्रल, हाँ, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अर्थ, ठीक है। अर्थिंग करते हैं ना, देखो कभी मान लो करंट कम फ्लो होने लगा, लाइट कम दे रहा है, तो अर्थिंग करते हैं, तो देखो करंट फ्लो बढ़ जाता है ना, तो उसके लिए अर्थिंग भी करते हैं, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट देखो, एनसी, अर्थिंग इज रिमूव्ड माइनस चार्ज स्टील स्टे ऑन द कंडक्टर ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसका डायग्राम देखो, तो एक छोटा सा ऐसे कंडक्टर भी बना दिया, तो मैं भी बनाता हूँ। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज लिखा है 2, और एक सर्कुलर पाथ है जिस पे नेगेटिव चार्ज है,
ठीक है। तो अर्थिंग इज रिमूव नेगेटिव चार्ज टिल स्टे ऑन द कंडक्टर ड्यू टू पॉजिटिव रॉड। देखो ये तुम्हारा पॉजिटिव रॉड है, ठीक है। ये दोनों को अगर कनेक्ट कर दोगे तो ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको करेगा, फिर भी इलेक्ट्रॉन रह जाएगा ना, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, ठीक है, मतलब करंट फ्लो होगा, करंट विल फ्लो, ठीक है। अगर इसको अगर मान लो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और दो प्रोटॉन रखता हूं और इसको अगर कनेक्ट कर देंगे तो ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको, फिर भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो 11th में, रोड रिमूव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस एरिया, ठीक है। सिर्फ ये सी पॉइंट है। डी में देखो, सिर्फ अगर मैं एक कंडक्टर लेता हूं उसमें नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड करता है, तो इसके अंदर है ना, मान लो ये कैप ले लेता हूं, ये मान लो आयरन का बना हुआ है, इसके अंदर चार्ज है, तो चार्ज जो सरफेस के ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर 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 इधर उधर, ठीक है, बाजू, हाँ बाजू में ऐसे ऐसे दिखेगा कुछ, ठीक है। तो इसको ये क्यों आता है, क्योंकि इसका इफेक्ट सरफेस के ऊपर ज्यादा दिखता है, तो ये लिख लो पॉइंट रॉड रिमूव्ड नेगेटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस, ठीक है, ओवर द सरफेस। चलो लिख लो, फिर आगे बताता हूं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, व्हेन सर्टेन डिसिमिलर सब्सटेंसेस, ठीक है, डिसिमिलर मतलब एक मान लो कॉम्ब है और दूसरा है हेयर, ठीक है, एक दूसरे को आप फ्रिक्शन करो, कॉम्ब को हेयर के पास ले जाके रब करो ऐसे से, तो देखो कॉम्ब चार्ज हो जाता है ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो ये क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रांसफर टू द अदर सब्सटेंस मेकिंग चार्ज, तो इस क्यों होता है ये, इलेक्ट्रॉन गेट चार्ज, ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है, लिख लें यहाँ पे करते हैं, तो ड्यू टू फ्रिक्शन। कॉम तो न्यूट्रल हुआ ना, क्योंकि वो हाँ, तो स्टार्टिंग में न्यूट्रल है ना, लेकिन उसमें चार्ज उसके ऊपर आ गया है, कॉम के ऊपर आ गया, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, सब्सटेंस रिसीविंग इलेक्ट्रॉन डेवलप अ नेगेटिव चार्ज व्हाइल द अदर इज लेफ्ट विद इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देखो इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन्स इसमें चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो एक दूसरे के पास ले जाएंगे तो अट्रैक्ट करेगा ना। चाहिए मान लो पेपर ले गया इसके पास, तो देखो उसको उठा लेता है ना, हैंग कर देता है, तो ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस होता है या चार्ज के कारण, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, दिस कैन बी कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन एज चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो ये वन बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है, तो दूसरे को ट्रांसफर कर देता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चार्ज कैन बी सेपरेटेड बाय अदर मींस एज वेल एज लाइक केमिकल रिएक्शन, कन्वेक्शन एंड डिफ्यूजन। ये तो केमिकल रिएक्शन अभी पढ़ा दिया ना, जैसे देखो Na था, Na प्लस बन गया और एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया ना, हाँ। उसी तरह से देखो Cl था, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो Cl माइनस बन गया, दोनों को ऐड कर देते हैं, कट हो जाता है, तो NaCl जो फॉर्म होता है Na प्लस और Cl माइनस, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बोलते हैं ना। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, इस बॉन्ड को बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, तो ये अलग अलग फॉर्म में हो सकता है चार्ज, किस फॉर्म में, फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन, ठीक है, दूसरा है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मतलब पता है, लिक्विड के थ्रू जो पास होता है एनर्जी, उसको बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है डिफ्यूजन, तुम लोग पढ़े होगे ना डिफ्यूजन, ठीक है, कोई भी गैस पार्टिकल है, मान लो स्प्रे इस रूम में छोड़ूंगा तो चारों तरफ फैलने लगता है ना उसका पार्टिकल्स, तो भी हम लोग वो सेंस करते हैं ना, हम लोग स्मेल करते हैं, ठीक है। तो ये तीन तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं चार्ज को, केमिकल रिएक्शन से, कन्वेक्शन से एंड दूसरा डिफ्यूजन से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है, इफ एन अनचार्ज कंडक्टर इज ब्रॉट नियर अ चार्ज बॉडी, the near side of the conductor develop opposite charge to that of the charged body and far side of the conductor develop another charge, ठीक है। तो इसका मतलब बताता हूँ, इट्स कॉल्ड इंडक्शन। तो इसको हम इस प्रोसेस को हम लोग इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है सोडियम, ठीक है, इसके ऊपर मान लो मैं लेके आता हूँ सोडियम एटम,
तो इस पे चार्ज नहीं कोई, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है ना, तो इसको क्या करेगा, ऐसे थोड़ा एक डेवलप हो जाएगा इनके बीच में बॉन्डिंग, उसको इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। चार्ज डेवलप ऑन दिस न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड इंडक्शन, ठीक है। देखो दिस हैपेंस बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर आर फ्री एंड कैन मूव इजीली इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज बॉडी, ठीक है। तो ये चार्ज पार्टिकल और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में मूव करते हैं ना, तो रहता है ना लास्ट ऑर्बिट में, फ्री है तो इसके पास चला जाएगा। मैं फ्री हूं तो कहीं भी घूमूंगा ना, उसी तरह से इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाता है पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। तो ये 10.1 फिगर नंबर में बोलता है देखने के लिए, वो तो बता दिया ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो, चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स एंड रिपेल इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर डिपेंडिंग ऑन वेदर द चार्ज इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बहुत सिंपल है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों को पास में लाएंगे तो क्या करेंगे, रिपेल करेगा। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये नेगेटिव है और बस दो ही कंडीशन हो सकता है ना, दो ही हो सकता, ठीक है। और अगर नेगेटिव रहेगा तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेगा। और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट करने के लिए अपोजिट चार्ज होना जरूरत है ना। तो देखो ये दोनों अट्रैक्ट है, तो यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, अपोजिट चार्ज मांगता है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है ना, लड़का लड़की को अट्रैक्ट करता है, लड़की लड़का को करता है, ठीक है। लड़की लड़की को अट्रैक्ट नहीं करता, होता है कभी कभी एलजीबीटी, हाँ वो भी है, वो बहुत रेयर कंडीशन है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल जो नेचुरल है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट्स में भी होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो हमारा अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ना, हमारी गलती थोड़ी है, हार्मोन्स की गलती है ना जो हमको ऐसा फील करवा रहा है, ठीक है। वो तो हम लोग अपना पढ़े लिखे इसलिए सेंस कर लेते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो देखो from above discussion we can be inferred that only two charges found to be the neutral, mainly positive and negative. In induction there is no charge of transfer, no transfer of charge between the charge body and conductor, ठीक है। तो खाली इनके बीच में एक ऐसा डेवलपमेंट होता है, उसको इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। So when the charge body is moved away from the other conductor, charge in the conductor are free again, ठीक है। अगर ये सोडियम था, इसके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको अगर पास में लाएंगे तो ऐसे एक बॉन्डिंग दिखेगा तुझे, और लेकिन इसको दूर ले जाएंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा ना, तो फिर से अपने रास्ते में ही मूव करना रहेगा, सिंपल है ना। ब्रेकअप हो जाएगा तो फिर अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं, उसी तरह से ये भी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अभी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, एडिटिव मतलब चार्ज को कैसे ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे चार्ज रहेगा, तो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है। तो देखो फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव सिमिलर टू द मास, जैसे हम लोग मास को ऐड करते हैं, पूरा मास निकालना है तो m1 प्लस m2 प्लस m3 लाइक दैट ना, तो उसी तरह से टोटल चार्ज निकालना, तो क्या करेंगे q1 प्लस q2 लाइक दैट q1, ठीक है। तो टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक चार्ज है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे मान लो बहुत बोलते हैं नेगेटिव लेना तो नेगेटिव लोगे, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव, तो ये सबको चार्ज करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट में जितना चार्ज है पता चल जाएगा ना, तो अलजेब्रिक सम है, हाँ सरफेस में भी आ जाता है वो, ठीक है। यहाँ तक लिखो फिर बताता हूँ। तो अपना टॉपिक क्या था, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज ना, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट है, when nucleus is positively charged and this charge is equal to negative charge, ठीक है, making the atoms neutral। तो ये तो बहुत सिंपल बात बोल रहा है कि ये न्यूक्लियस है आपका, ठीक है। तो न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है ना, ठीक है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो कोई एटम अगर न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन के बराबर होता है ना वो, ठीक है। ऐसे लिखना तो ऐसे लिखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इसको हम लोग न्यूट्रल एटम बोलते हैं, ठीक है। इट इज इंटरेस्टिंग टू कंपेयर द रिलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज दैट ऑफ मास। तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखो, पेज नंबर 190 पे दिया है, मास ऑफ द पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है।
मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये इसको बोला है पॉजिटिव रहेगा हमेशा, ठीक है। वेयर एज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि मास जो है ऑब्जेक्ट का वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है तो प्लस भी हो सकता है और दूसरा माइनस भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये पूरे बॉडी की बात कर रहा, और अगर खाली मास ओवरऑल बात करें तो वो होगा पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टोटल मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव वेयरएज टोटल चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। तो मास हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। यहां तक लिख लो, फिर नया पॉइंट है ना, इसलिए फिर मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ। टॉपिक देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इसके बारे में देखो, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय विल्किंसन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। कौन सा साइंटिस्ट ने वैल्यू निकाला था, मिकेल्सन ऑयल ड्रॉप बोलते हैं। तो इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि E का जो वैल्यू है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम के बराबर। C क्या है, कूलम, हाँ, जैसे कांस्टेंट होता है ना एवोगाड्रो नंबर, कूलम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज। C stands for coulomb, which is the unit of SI unit of charge, ठीक है। यूनिट ऑफ चार्ज इज डिफाइंड इन द आर्टिकल 10.1.3, ठीक है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज्ड पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूट मैटर, चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट में भी इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। तो ये जो चार्ज है ना, वो इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है। Q क्या है, चार्ज, E क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल समझाता हूं, मान लो एल्युमिनियम का वायर है, 3 इलेक्ट्रॉन था ना, 3 E है, ठीक है। तो Q टोटल कितना होगा, 3 × E, बराबर है। कॉपर का वायर है, COPPER, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट ऑर्बिट में, तो Q = 2E होगा। तो चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कैसे होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर कितना इलेक्ट्रॉन है उसको E से मल्टीप्लाई किया तो Q = NE आएगा, बराबर है। तो ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा, ठीक है। पॉजिटिव फॉर प्रोटॉन और नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, मतलब कितना चार्ज है उसके अंदर, तो इस फॉर्मूला से निकालते हैं, ठीक है। n मतलब इंटीग्रल मल्टीपल है, मतलब 1 2 3 4 ऐसा हो सकता है, ठीक है। फर्दर चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ E, ठीक है। इसको वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा तो Q का वैल्यू बढ़ेगा ना, कम करूंगा तो कम होगा, ये सिंपल बात बोल रहा हूँ, ठीक है। नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, समझ में ना। तो क्वांटाइजेशन मतलब टोटल चार्ज इनटू इलेक्ट्रॉन करेंगे तो Q मिलता है, उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट देखो, डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन द प्रैक्टिस, मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री चार्ज इज स्मॉल। तो इसका वैल्यू देखो 10⁻19 है ना, तो स्मॉल वैल्यू है ना ये, बहुत, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि देखो चार्ज तो चारों तरफ है, लेकिन मेरे को फील नहीं हो रहा है क्योंकि उसका वैल्यू कितना है, स्मॉल है बहुत, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ड्यू टू दिस नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्ज इन्वॉल्व्ड इन चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट बिकम एक्सट्रीमली लार्ज। Thus, for example, when glass rod is rubbed with silk, charge of the rod of the 1 microcoulomb appear on the rod, ठीक है। This elementary charge number of given by, ठीक है। अगर मान लो एक ग्लास है, ये ग्लास है और ये है सिल्क, सिल्क के ऊपर ग्लास को रब कर रहे हैं, ठीक है। तो रब करने के बाद इसके ऊपर चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, माइक्रोकूलम, मतलब 10⁻6 कूलम के बराबर, ठीक है। Q कितना ट्रांसफर हुआ, 10⁻6। तो ये फॉर्मूला Q = क्या होता है, N ही होता है। तो N का वैल्यू, तो E तो वैल्यू पता है ना, तो N निकाल सकते हैं। N = क्या आएगा फिर 10⁻6/E, तो E का वैल्यू पता है 1.6 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ पता चल जाएगा ना। तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, 6.25 10⁻12, मतलब सिल्क के ऊपर ग्लास को रब करेंगे तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। चलो लिख लो।
देखो 10.1 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे भी, ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन पढ़ देता हूं। हाउ मेनी पॉजिटिव मतलब कितना पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कितना क्वांटिटी, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज तो ए बी मतलब नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इज प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला H2O, ठीक है, तो मतलब 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितना होगा 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितना होगा 8, बराबर है। तो देखो मोलिकुलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम, तो मोलिकुलर मास निकालो इसका पहले, मोलिकुलर मास ऑफ वाटर H2O, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है ना, ठीक है, तो ये एटॉमिक नंबर ऊपर वाला एटॉमिक मास होता है, तो ये 16 होता है एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है, सिमिलरली इसका 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 into 1 होगा, क्योंकि ऊपर वाला क्या है 1 है, ठीक है, प्लस 1 into 16 होगा क्योंकि 16 है, तो 2 plus 16 कितना होता है 88 ग्राम पर मोल हो गया, समझ में आया। और दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स मोलिकुल्स इन 18 ग्राम इज, तो देखो सिंपल है, ध्यान रखो 1 मोल्स होगा ना, तो उसमें कितने मोलिक्यूल्स होते हैं 6.02 10⁻23 प्लस है ये प्लस 23, ठीक है, इतना मोलिक्यूल्स हो गया। 6.02 कैसे आया? एवोगाड्रो नंबर है ये, कांस्टेंट है, अच्छा। इसको बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर, इसको n और कैपिटल A से रिप्रेजेंट। यहाँ क्लियर है। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 1 ग्राम ऑफ वाटर इज, तो देखो तो वाटर का वेट कितना है तुम्हारा 18 ग्राम, ठीक है, तो 18 ग्राम पर मोल में कितना मोलिक्यूल्स है 6.02 10⁻23 बराबर है, बराबर है ना। तो इसका अगर मैं उल्टा करूं, मतलब ये 18 ग्राम है, तो 1 ग्राम में कितना होगा भाई, यूनिटरी मेथड 6.023 10⁻23 डिवाइडेड बाय 18 बराबर है। यूनिटरी मेथड मतलब 18 रुपया में 6.0 10⁻3 पेन्स, तो 1 रुपए में कितना पेन, इतना डिवाइडेड बाय इतना, ऐसे करते थे ना यूनिटरी मेथड 7th 8th में। तो 1 molecule of water contain 2 hydrogen and 1 oxygen, thus the number of electron in H2O is sum of the electrons and oxygen। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं निकालूं, ये फर्स्ट निकाल लिया, सेकंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो 1 हाइड्रोजन में 1 ही इलेक्ट्रॉन है ना, देखो, तो ये कितना आएगा 2 into 1 प्लस 1 into 8, देखो यहाँ पे 8 है ना, तो कैलकुलेट कर लेंगे, तो 2 plus 8 कितना होता है 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हुआ 1 मोल ऑफ वाटर में ना, समझा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स निकल जाएगा, क्योंकि 1 ग्राम में कितना है मोलिक्यूल्स इतना ना, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स अब प्रोटॉन में कितना आएगा बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम, तो 1 ग्राम का वैल्यू इतना है ना, कितना है 6.02 10⁻23 डिवाइडेड बाय 80, तो 1 ग्राम में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 1 मोल में 10, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ में, तो इतना इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा तुझे। तो ये सॉल्व करोगे तो आता है 3.34 into 10⁻23। इसमें देख लिए बहुत सारे क्वेश्चन है, 1 2 3 4, ठीक है ना, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन था, तो मान लो इसको 1 ले लो, ये 2 ले लो, ये 3 हो गया, ये 4 क्वेश्चंस हो गए ना। तो टोटल चार्ज ऑन इतना इलेक्ट्रॉन्स, तो इतना इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो चार्ज निकालना है तो इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना मुझे भी, तो मल्टीप्लाई कर लो, तो टोटल चार्ज कितना आएगा, ये तो प्रोटॉन्स आ गया ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इतना है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अभी चार्ज कैलकुलेट करो, तो टोटल चार्ज, तो चार्ज को कैसे करते हैं हम लोग, Q इक्वल टू एन ना, तो एन हो गया तुम्हारा, और E का वैल्यू पता है, तो 3.34 into
23 into 1.6 10 raised to -19। तो ये सॉल्व कर लो, आंसर आता है 5.35 10 raised to 4 कूलम। ठीक है, लिख लो, ये आंसर है। तो पॉजिटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय नेगेटिव चार्ज, सो वाटर इज न्यूट्रल। तो वाटर न्यूट्रल है ना, देखो वाटर लिखते हैं तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है ना, तो इसमें 2 प्रोटॉन है और 8 प्रोटॉन है और उतना ही नंबर में इलेक्ट्रॉन भी तो है, तो टोटल कैंसिल होकर कितना होगा? न्यूट्रल, 0 ना, तो न्यूट्रल। समझ में आ गया? चलो लिख लो। टॉपिक है अपना कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? मतलब प्रिजर्व रहेगा, मतलब जाएगा कहीं नहीं, बस यहाँ से वहां ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मतलब स्टोर होता है, neither created nor be destroyed। When a glass rod is rubbed with salt, it become positively charged and silk become negatively charged। तो सिंपल है। तो ये तुम्हारा क्या था? ग्लास ले लेता हूँ, ये ग्लास रॉड था और दूसरा क्या था? सिल्क ना। तो एक दूसरे को रब करते हैं, तो ये मान लो पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। इसका मतलब क्या है? यहाँ से प्रोटॉन आ गया या इसका इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला गया तो नेगेटिव हो गया, मतलब यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ना। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे क्या हो गया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ रिडक्शन इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन हो गया। ध्यान तक समझा? नेक्स्ट पॉइंट देखो, द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन ग्लास इज फाउंड टू बी एग्जैक्टली द सेम एज नेगेटिव चार्ज ऑन द सेल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक प्रोटॉन है प्लस और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या है? माइनस। तो इसका मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ गया है और यहाँ का प्रोटॉन यहाँ आया है ना, तो इक्वल अमाउंट में हुआ है ना। इक्वल अमाउंट में समझना, मतलब एक रहेगा तो एक ही गया है या एक ट्रांसफर हुआ, न्यूट्रल हुआ ना। तो thus the system of glass and silk together poses negative charge after rubbing। ठीक है, ये दोनों को ओवरऑल बाहर से देखूंगा तो इसके ऊपर चार्ज कितना रहेगा? मिला के 0 रहेगा ना, क्योंकि पॉजिटिव वाले नेगेटिव को कैंसिल कर देगा, तो क्या आएगा? 0। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो नेक्स्ट देखो, रिजल्ट एंड कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी जनरलाइज्ड एंड कैन बी से इन एनी फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर। तो इसमें क्या बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या? चार्ज ना। देखो इसको अगर मैं इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो इसके ऊपर प्रोटॉन डेवलप हो जाएगा ना, मतलब मान लो पहले 10 प्रोटॉन था, 10 इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दूंगा तो अभी प्रोटॉन 10 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 9 ना। और इसको दे दिया हूं तो पहले मान लो 10 प्रोटॉन था और 10 इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, तो अभी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया हूं तो 11 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, और प्रोटॉन 10 ही है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया ना और प्रोटॉन यहाँ पे ज्यादा है, तो इसलिए देखो यहाँ पे पॉजिटिव लिखा था और यहाँ पे नेगेटिव। तो दोनों ओवरऑल तो उतना ही है ना। अभी भी काउंट करो, 10 और 10 20 हो गया, और इलेक्ट्रॉन 9 और 11 20 ही है ना, तो ओवरऑल चार्ज 0 है कि नहीं? ठीक है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर देगा, बराबर है। नेक्स्ट देखो, तो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब एक सिस्टम को अगर ओवरऑल देखूं, ये ग्लास का और सिल्क की बात करें तो दोनों को मिलकर क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टम। तो सिस्टम के ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या हुआ? 0 हुआ ना, तो इसलिए बोलता है कि टोटल चार्ज कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। टोटल चार्ज cannot be created nor be destroyed। समझा? जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, तो एनर्जी को सिर्फ ट्रांसफर करते हैं ना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जैसे मान लो इसमें पानी भरा हुआ है टैंक में, तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है mgh। टैप खोल दूंगा तो पानी बाहर रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है ना, 1/2 MvA। तो टोटल ओवरऑल चार्ज तो कांस्टेंट ही है ना एनर्जी, तो 0 लेना तो 0 ले सकते हो या कांस्टेंट ले लो। समझा? तो इस फॉर्म से इस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट किया, तो कैसे लिखते हैं एनर्जी का? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो सिमिलरली चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चलो लिख लो, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
ठीक है, बंद।